welcome to Adbhuth Batch. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, hope you all are fit and fine and absolutely amazing. And again, सभी ready होंगे आज के इस धमाकेदार क्विज सेशन के लिए। यानी हमारी जो पोम है फर्स्ट फ्लाइट बुक की फायर एंड आइज, इसका ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन, समरी एंड सोल्यूशन देख चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट छोटू सी ये पोम है जिसका बहुत ही इम्पैक्टफुल मीनिंग है। अब इतनी सारी तैयारी कर तो ली है, इट्स हाई टाइम कि हम इस तैयारी को थोड़ा टेस्ट करके देखें। MCQs, as you all know, are multiple choice questions in which you will get one question जिसके आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। अब हमें पता है कि MCQs एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ इसमें जो है आपके चैप्टर की डिटेल्स क्लियर होती है, यानी लेसन के बीच बीच में जो बातें कही गई हैं या कविता के बीच में जो चीज़ें कही हैं वो क्लियर होती हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ऑलराइट, एंड यू ऑल नो क्या करना है आपको। इसको एक क्विज के फॉर्म में मैं इसलिए रखती हूँ ताकि एक होता है ना, जो चीज़ पढ़ ली है उसके साथ साथ उसकी तैयारी होते जानी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्टिंग। सो व्हाट यू ऑल विल डू इज, सब अपनी नोटबुक्स निकालेंगे, और जब मैंने कहा नोटबुक्स निकालेंगे तो ईमानदारी से ऑनेस्टली सबकी नोटबुक्स निकलनी चाहिए। कीप अ पेन विद यू, राइट द हेडिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, फायर एंड आइस है, ठीक है, फायर एंड आइस, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है तो खैर ठीक है। चलो फायर एंड आइस आप हेडिंग लिखोगे यहाँ पे, एंड देन आप जो है जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे यू कैन राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, एंड आपको जैसे ही आंसर समझ आ जाए, डोंट टेक मच टाइम, टेक अ फ्यू सेकंड्स, क्योंकि अगर साथ में पढ़ा है तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ABCD फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है D आंसर है, आप लिख दो, कुछ ही सेकेंड्स में मैं आज सही आंसर बताऊंगी। ईमानदारी से लिटरली अगर आपका आंसर सही है आप टिक करोगे, एंड इवन अगर गलत है तो ऐसा शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि अरे अरे गलत नहीं दिखना चाहिए, नहीं, आप क्रॉस लगाओगे। रीजन बीइंग एंड में आप जो है इन द एंड यू ऑल विल कैलकुलेट योर स्कोर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो आपको कैलकुलेट करना है आपके कितने मार्क्स आए। अच्छा, इससे होगा क्या, होगा ये, जहां भी आपने क्रॉस लगाया है ना उस क्वेश्चन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज वी ऑल आर इन क्लास 10th। हमें बिल्कुल भी ना रिस्क नहीं लेने का है कि भाई हम अभी यहाँ पे मैम के सामने सामने जो है अच्छा टिक कर देंगे गलत को भी तो क्या हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और आपने अभी गलत कर दिया, फिर उस टाइम भी पॉसिबिलिटी है आप इसे गलत कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। कोई बात नहीं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मैं नेक्स्ट टाइम से जो है ना पोम के इस पार्ट को अच्छे से ध्यान रखूंगा या रखूंगी। क्लियर है? चलो, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन सेज, इफ डिजायर्स लाइक फायर spread rapidly and engulf one's life, what does hatred do? A, it enlightens one's life. B, it fills one's life with poison. C, it gives new meaning to one's life. D, none of the above. So इससे पहले कि आप सॉल्व करें, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन कहता है, इफ डिजायर्स लाइक फायर। डिजायर आपको पता है कविता में किसके लिए कहा गया है। डिजायर यानी क्या होते हैं, इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, जो तृष्णाएं होती हैं कि हमें ये भी चाहिए, सांसारिक दुनिया में जो इच्छाएं होती हैं। तो डिजायर्स लाइक फायर, और किसको कंपेयर किया है, फायर को डिजायर से, कि आग की तरह डिजायर होती हैं, राइट। स्प्रेड रैपिडली, जैसे आग आपने देखा होगा कहीं भी आग लगती है ना बहुत तेज फैलती है, तो सिमिलरली इफ डिजायर्स आर देयर, जैसे इच्छाएं होती हैं ना वो भी बहुत रैपिडली बढ़ती जाती हैं। छोटी इच्छा हुई फिर बड़ी और फिर बड़ी, इजंट इट। हर इंसान ने, आप खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के अंदर झांक के देखना, आपको भी पता चलेगा छोटी छोटी इच्छाओं से बड़ी बड़ी इच्छाएं होने लगती हैं, एकदम बढ़ती जाती हैं। एंड इनगल्फ वंस लाइफ, इनगल्फ वंस लाइफ का मतलब क्या होता है, एक इंसान की जिंदगी में पूरी तरह वो समा जाती हैं, राइट, उसके अंदर इनगल्फ हो जाती हैं। सो जिस तरह ऐसा डिजायर करती हैं, व्हाट डज हेट्रेड डू, है ना, इच्छाएं तो हमें ऐसे फायर की तरह फैल जाती हैं और जीवन में पूरे हमारे जो है शरीर में वो जो है एक तबाही सी, एक जलन सी मचाने लगती हैं। व्हाट डज हेट्रेड डू, हेट्रेड का क्या मतलब होता है यहाँ पे सबको पता है ना, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। तो कहते हैं अगर डिजायर किसी को आग की तरह जला सकती है तो हेट्रेड यानी नफरत क्या कर सकती है, तो इट इनलाइटन्स वन लाइफ, पहला ऑप्शन है। इनलाइटन का मतलब सबको पता है ना, बिल्कुल ही किसी के जीवन में उजाला ला देती है ना, लाइफ में इनलाइटमेंट हो गया, जागरूक हो गए।
तो हेट्रेड में कैसे जागरूक हो गए, नफरत में तो ऐसी कोई जागरूकता नहीं है, खुशी है, एनलाइटमेंट है ना, तो ऐसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, कैसे मेथड से चल रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ये मैं मेथड ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, एलिमिनेशन मेथड एमसीक्यूज में यूज होता है, यानी आप ऐसे ऑप्शंस को हटाते जाओ जो आपको 100% पता है कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, दिस विल नॉट बी द आंसर, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सेकेंड आ जाओ, इट फिल्स वंस लाइफ विथ पॉइजन, यानी नफरत जो है एक इंसान के जीवन को पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, एक इंसान के जीवन को जहर जैसे भर देती है। जैसे जहर होता है ना, जहर खाते ही क्या होता है, पूरे शरीर में फैलता है और नुकसान देने लगता है हमें, राइट। तो वैसे ही नफरत जो है वो एक इंसान के शरीर को पूरा अंदर से जहर की तरह भर देती है। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जब आपको लोगों से नफरत होती है तो एक नहीं जहर सा फैल जाता है, एंड आप उस इंसान का कुछ भी फिर भला नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि इसके साथ सभी बुरा हो, और कहीं ना कहीं वो बुरे और नेगेटिव थॉट जहर की तरह आने लगते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर हमें करेक्ट आंसर मिल गया है तो क्या हम टिक करके भागेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन सी, इट गिव्स न्यू मीनिंग टू वंस लाइफ, ये एक इंसान के जीवन को एक नया नजरिया देता है, तो बिल्कुल सही बात नहीं है, नफरत तो और बुरी होती है। एंड ये जो ए और सी ऑप्शन है ये पॉजिटिविटी की तरफ है, तो नहीं होगा, एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं है, क्योंकि बी हमें आंसर मिल चुका है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। होपफुली सबने सही आंसर दिया होगा, एंड जिसका भी गलत है कोई बात नहीं, आप यहां से सीखते जाओ। ठीक है, चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़िए एंड फटाफट से जो है इसका आंसर बताइए। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ दीज लाइन्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करेंगे, कोई भी कविता है ना, उसकी कुछ चंद लाइनें उठा के आपको डाल देंगे, है ना, आपको यहाँ पे सामने डाल देंगे। तो जैसे ये लाइन है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये लाइन डाल दी और कुछ नहीं दिया है। फिर आपसे पूछेंगे नेम द पोएट एंड द पोएम, फिर आपसे कहेंगे कि आप कवि की इस पर्टिकुलर कविता का नाम क्या है और इसके कवि कौन है। ओके, सो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए रॉबिन फ्रॉबिल एंड वर्ल्ड ऑफ हेट, यानी कवि का नाम है रॉबिन फ्रॉबिल एंड कविता है वर्ल्ड ऑफ हेट। B. Robert Irwin and A Tale of Two Worlds. C. Roswell and World of People. Or is it D. Robert Frost and Fire and Ice? तो अभी के लिए तो आई थिंक ये आंसर इजी हो जाता है, क्योंकि तुमको पता है पलक मैम कौन से पोएम के क्वेश्चन आंसर करा रही है। बट ड्यूरिंग एग्जाम आपको पता है कि एक पोएम नहीं आ रही है, बहुत सारी पोएम्स आ रही है, बहुत सारे पोएट्स के नाम है। सो फॉर दैट टाइम दीज आर गुड क्वेश्चंस। अभी तो मुझे पता है चुटकी मारते आंसर बता दोगे, क्या है, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड फायर एंड आइस। कविता का नाम है फायर एंड आइस और इसके कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलिए, तो ऐसे ये लाइन दी है, कविता की कोई भी लाइन आ सकती है, तो एकदम भगना नहीं है ना, पोएम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। छोटी छोटी तो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, है ना, ऐसे ही याद हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, क्विकली टेल द आंसर। डैश कलेक्शन गेव रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पुलित्जर प्राइज इन 1923। ये मैंने आपको जो है ना, जब मैं आपको इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में बता रही थी, इसकी समरी बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक्चुअली पोएट की इंफॉर्मेशन के ऊपर है ना, पोएम से ज्यादा ये पोएट की इंफॉर्मेशन के ऊपर है जो कि मैंने दी थी। सो अगर जिसको अच्छे से याद है तो वो आंसर जरूर दे पाएंगे। ए फायर एंड आइस, बी न्यू हेमिस्फीयर, सी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, डी अ बॉयज विल। तो डैश कलेक्शन गेव रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज होता है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला था 1923 में। तो ऐसे कौन से कलेक्शन की वजह से, अब यहाँ पे कलेक्शन क्या होता है, जैसे आपने म्यूजिक वगैरह सुना है, तो आर्टिस्ट होते हैं ना जो सिंगर, उनकी एल्बम होती है, यानी एक एल्बम में 5, 6, 7, 8 गाने होते हैं। तो वैसे ये कवि हैं तो इनके कलेक्शंस होते हैं, कि एक कलेक्शन में 10-15 पोएम्स हैं मान लो, है ना, तो उन पोएम्स का कलेक्शन। तो यहाँ पे उस कलेक्शन का नाम क्या है, तो गलती मत करना, फायर एंड आइस मतलब क्या ना, यहाँ पे जिस कलेक्शन से उनको पुलित्जर प्राइज मिला है ना, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर पोएम आती है, वो है बी न्यू हेम्स्फीयर। ओके, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप याद कर सकते हैं। ऑलराइट, सो न्यू हेम्स्फीयर कलेक्शन गेव रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पुलित्जर प्राइज इन 1923। ओके, न्यू हैम्पशायर। ओके, क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, द पोएम फायर एंड आइस इज अ डैश अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ए मेडिटेशन, बी ओड, C collection, or is it D none of the above? मेडिटेशन, ओड और कलेक्शन, यानी अब ये 3 अलग अलग बारे में कहा गया है कि पोएम जो है वो क्या है ना, वर्ल्ड विल एंड है, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इससे क्या है, मेडिटेशन, ओड या कलेक्शन। अब इसके लिए आपको
इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, पता होना चाहिए, राइट। अब मेडिटेशन का मतलब क्या है? एक मेडिटेशन तो सबको पता है मैम, ध्यान करना, ठीक है, ध्यान करना होता है। और मेडिटेशन का और मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर विचार करना, टू मेडिटेट ऑन समथिंग, कि क्या है, कोई चीज कैसे हो सकती है या कोई चीज कैसे होगी, उस पर विचार विमर्श करना, ध्यान लगाना, है ना, कंसिडर करना चीजों को। तो मेडिटेशन, जब हम पोएम या इसकी में बात करें तो यानी थिंकिंग ऑफ समथिंग, कि कोई चीज क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी, यानी सोच विचार करना, ठीक है। आप श्योर नहीं हो लेकिन आप सोच विचार कर सकते हो ना इस चीज के ऊपर, कि कोई चीज ऐसे होगी या ऐसे, ये होता है मेडिटेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको क्या पता करना है, व्हाट इज एन ओड, है ना। अब ओड बेसिकली देखो, जैसे इंग्लिश लिटरेचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट्स वेरी वास्ट, तो इसमें टाइप्स होते हैं। तो कविताएं होती है ना, कविताओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि कौन से टाइप की कविता कैसी है। सो ओड एक ऐसी टाइप की कविता होती है जिसे हम यूजुअली कहते हैं एक सॉन्ग के फॉर्म में होती है ना, लिरिकल सॉन्ग के फॉर्म में, या फिर आप जैसे कहते हो संगीत कविता, है ना, संगीत के फॉर्म में होती है, उसके जो छंद लिखे होते हैं वो एकदम प्रॉपर सॉन्ग के फॉर्म में होते हैं, दैट इज लाइक एन ओड, एक लिरिकल पोएम के। एंड इसके जो वर्सेस होते हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड छंद होते हैं इसके, है ना, तो दैट इज एन ओड लाइक अ सॉन्ग। कलेक्शन तो सबको पता ही है, कलेक्शन एक नहीं होती है, कलेक्शन यानी ग्रुप ऑफ पोएम्स जिसमें रहती है, जिसमें एक अकेली पोएम की बात नहीं होती है, बहुत सारी पोएम्स उसमें रहती हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव वाला है। तो अब आप बताओ मुझे, पोएम फायर एंड आइस इज अ डैश अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। देखो, हमें पता है इस पूरी पोएम में हमने क्या बात की है, इस पूरी पोएम में हमने क्या बात की है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया का अंत कैसे आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने इस पर्टिकुलर कविता में बातें की हैं, क्या कवि को ये पता था ये 100% ट्रू होगी बात? क्या वो साइंटिस्ट बन गए या फ्यूचर बताने वाले बन गए? और फ्यूचर बताने वाले भी 100% तो करेक्ट नहीं होती है ना बात। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्या फायर से एंड होगा या वर्ल्ड क्या आइस से एंड होगा। तो इस पे क्या कर रहे हैं हम? सोच विचार कर रहे हैं, इट्स जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ विचार चल रहे हैं कि एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आग से जो है दुनिया का अंत होगा, और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, आइस से अंत होगा। तो इस पर्टिकुलर पोएम में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ विचार विमर्श कर रहे हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ पॉसिबल थिंग्स, कि हम सिर्फ विचार कर रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल चीजें हैं, संभव है इससे कि इससे शायद हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ थिंकिंग। यहाँ हम कोई संगीत नहीं गा रहे हैं, और अगेन कलेक्शन ऑफ पोएम्स नहीं है, फायर एंड आइस एक अकेली पोएम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पोएम फायर एंड आइस इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो यहाँ मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर ऐसे हम फोल्ड करके और मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब एक्चुअल क्या होता है? टू थिंक, विचार करना, ध्यान लगाना किसी चीज पे। तो एक तो वो ध्यान लगाते हैं, हम अपनी इंद्रियों पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? विचार विमर्श करना। तो यहाँ पे ये कविता मेडिटेशन है, यानी एक सोच है कि यहाँ पे लोग मिलकर सोच रहे हैं कैसे जो है दुनिया का अंत आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा अप्रोच किया करो चीजों को, एकदम फटाफट जल्दबाजी में आंसर मत दो, हर एक ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? क्लियर है? चलो भाई, आंसर आता है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द पोएम फायर एंड आइस इज बेस्ड ऑन एफोरिज्म मीनिंग डैश। A. Unknown facts. B. Hidden mysteries. C. Expressing the truth in a clever way. Or is it D. None of the above? यानी ये जो कविता है ये एफोरिज्म पे बेस्ड है। अब बोलोगे मैम नए नए शब्द आ रहे हैं, नए नए शब्द आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी चीज तो आपकी वोकैब में बढ़वाऊंगी इन क्वेश्चन से, बट अगेन जैसे मान लो अगर एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपने नहीं सुना हो, तो अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के तो आना नहीं है, सोचना है, समझना है। तो क्या किया करो, आप आया करो ऑप्शंस पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन का मान लो ये वर्ड आपको क्वेश्चन मार के आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या किया करो, ऑप्शन पे आ जाया करो, ठीक है। अब आपसे पूछा ये कविता किस पे बेस्ड है ना, एफोरिज्म पे बेस्ड है, जिसका क्या मतलब है। तो तुमको एटलीस्ट कविता तो पता है ना, पोएम तो अच्छे से पढ़ी है, पोएम का कॉन्सेप्ट पता है। तो फायर एंड आइस किस पे बेस्ड है? अननोन फैक्ट्स पे बेस्ड है, यानी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता उस पे बेस्ड है। हिडन मिस्ट्रीज पे बेस्ड है, हिडन यानी ऐसी गुप्त कुछ रहस्य हैं जीवन के जो किसी को नहीं पता, उन पे बेस्ड है। सी. एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ इन अ क्लेवर वे, यानी दुनिया की ऐसा सच, कड़वा सच लेकिन बहुत ही चालाकी से, यानी ऐसा सच है जिसे हम दूसरा नाम दे के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। या डी. नन ऑफ द अबव।
तो फायर एंड आइस से तुम क्या बताना चाह रहे हो? तुमको पता है ना पूरी पोएम में कवि ने क्या बात करी थी कि भाई कवि जो है, मैंने कहा ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेरी स्मार्ट पोएट, यानी सिंपल चीजों से वो बेहतरीन बातें बताते हैं। तो अब हमको याद है कि फायर और आइस तो सिर्फ शब्द हैं, फायर और आइस तो सिर्फ शब्द हैं। कवि एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं इंसानों को कि जैसे बोलते हैं ना दुनिया आग से जल जाएगी, तो यहाँ आग से उनका क्या मतलब है कहने का, डिजायर। और ये हर इंसान में होती ही है, राइट? हर इंसान में कहीं ना कहीं इच्छाएं होती हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर कभी ऐसी पोम बनाते जिसमें वो डायरेक्ट लिख देते कि तुम्हारी इच्छाएं अच्छी नहीं है, उसे खत्म करो, तो तुम पढ़ते? बोला अरे चलो तुम्हारी भी इच्छा होगी, हटो मैं नहीं पढ़ रहा, है ना? बोला उसमें तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा। कैसे ये इतने महान कवि बने हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही क्लेवर वे में इन्होंने एक्चुअली में वो डिजायर के बारे में कहना चाहते थे कि इच्छाएं है ना ये कैसे तबाह करती हैं। तो उन्होंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपनी इच्छा रोको, उन्होंने क्लेवरली ये बताया कि इच्छाओं से क्या नुकसान होता है। और जाहिर सी बात है इंसान जब नुकसान देखता है तो कोशिश करेगा ना कि उस चीज को घटा ले। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लेवर वे से डिजायर को फायर के तौर पे समझाया है। एंड आइस के लिए क्या कहा था? आइस को किससे बताया है? हेट्रेड से, यानी दुनिया में जो एक दूसरे के प्रति नफरत फैली हुई है इंसानों को, तो कहा है वो आइस की तरह है। अब क्लियरली कहेंगे वो कि तुम नहीं दूसरे देश के लोगों से, दूसरे रिलीजन के लोगों से नफरत नहीं करो, तो कौन मानेगा? बट ही हैज क्लियरली एक्सप्लेन कि इस नफरत से क्या होगा, हम बर्फ की तरह ठंडे यानी निर्दयी बन जाएंगे, है ना? जैसे कहावत होती है ना, एज कोल्ड एज आइस कहा जाता है। तो बर्फ की तरह ठंडा यानी बिल्कुल निर्दयी हो जाएंगे, किसी के लिए कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, सेंटिमेंट्स नहीं होंगे। सो इन दिस वे व्हाट हैज द पोएट डन? ही हैज एक्सप्रेस्ड द ट्रुथ, यानी ये जीवन की सच्चाइयां हैं, लेकिन इन्हें कैसे एक्सप्रेस किया है? क्लेवर, यानी बहुत ही चालाकी के तरीके से, जिसकी वजह से सबको पता है कि पलक मैम कहती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएट हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी, एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ इन अ क्लेवर वे। अब मुझे बात बताओ बच्चा, तुमको समझ आया एफोरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे वोकैबुलरी इंक्रीज हो गई। एफोरिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है ऐसे टाइप की जो है कॉन्सेप्ट जिसमें कोई भी कवि या कोई भी राइटर जो है ना सच बताना चाहता है, लेकिन चालाकी से, यानी सीधी सीधी बात नहीं की, घुमा के बात कर दी। ओके, क्लियर है? तो आई होप आपका एफोरिज्म का क्लियरली जो है थ्योरी भी इसमें नया आपको सीखने को मिला होगा, एंड किस टाइप के ट्रिकी एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इज अ गुड क्वेश्चन. Some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर में हो जाएगा। हमें पता है ये कविता की लाइनें हैं। Now the question says, what is the poetic device used in these lines? यानी इन particular lines में कौन सा poetic device use किया गया है? poetic device मैं already आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन लाइन्स में भी बता चुकी हूँ। जब मैं पोम पढ़ा रही थी तब बताया था कि कौन सा poetic device यूज किया गया है. Is it A, personification, B, repetition, C, simile या D, alliteration? ओके, कौन सा है पोएटिक डिवाइस? अब उसके लिए आपको एक चीज और पहचाननी पड़ेगी. कैसी चीज? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं, ये है क्या. क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th, आपको पता है बहुत पोएटिक डिवाइस होते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से जो जरूरी है ये चारों हैं. मतलब अगर आपने इन चारों का नाम देखा है तो आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए. सो अब एमसीक्यूज एक रिवीजन के टाइप होता है, तो मैं आपको क्लियरली इन चारों का मीनिंग समझा देती हूँ, एंड उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ सबके एंड से सही आंसर आएगा. और जिसको इनका मीनिंग पता है वो ऐसा नहीं है कि मैम हम आगे बढ़ जाते हैं. जितनी बार देख रहे हो मीनिंग देखते जाओ, ताकि आपका जो लेसन है, जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड और स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. अब पर्सोनिफिकेशन, देखो पोएटिक डिवाइस इतने होते हैं ना, इंसान भूल जाता है कि अरे मैम ये वाला कौन सा था, इसमें वर्ड रिपीट हो रहे थे या इसमें पहला लेटर आ रहा था, क्या था ये. तो पर्सोनिफिकेशन की एक छोटी सी ट्रिक है. पर्सोनिफिकेशन में आप क्या वर्ड देखते हो? ये वर्ड आ रहा है पर्सन. देखो पर्सोनिफिकेशन की स्पेलिंग में एक वर्ड आ रहा है पर्सन. पर्सन यानी क्या होता है? इंसान. तो अब ध्यान से सुनना कि ये पोएटिक डिवाइस कैसा है. इस पोएटिक डिवाइस में हम क्या करते हैं? बेसिकली वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. क्या बोला? वी गिव, पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं?
कोई भी नॉन ह्यूमन चीज हो, नॉन ह्यूमन का मतलब जो इंसान नहीं, कौन हो सकता है मैम? ये चेयर हो, ये बोर्ड हो सकता है, बिल्कुल सही। स्काई हो सकता है, बिल्कुल सही। डॉग हो सकता है, बिल्कुल सही। ये पेन हो सकती है, बिल्कुल सही। ऐसी कोई भी चीज जो इंसान नहीं है, लेकिन जब हम उसे इंसानी क्वालिटीज से दर्शाएं, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे अब बोलो मैम कैसे, कोई एग्जाम्पल तो बताइए आप मुझे। तो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द फ्लोर वॉज डांसिंग। आई सेड द फ्लोर वॉज डांसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जमीन थी वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोर क्या होता है? जमीन होती है। क्या ये ह्यूमन है? नहीं। डांसिंग कौन कर सकता है? डांस तो इंसान करता है। डांसिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है ना, ह्यूमन कर सकता है ये। तो द फ्लोर वॉज डांसिंग, क्या सही में फ्लोर डांस कर रहा होगा? नहीं, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है मैम। लेकिन हम इस बात को दर्शाना चाह रहे थे कि फ्लोर जो है बड़ा ही खुश था, बड़ा ही झूम रहा था। ठीक है, सो द फ्लोर वॉज डांसिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी या जो चीज ह्यूमन कर सकता है वो कहा है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज क्लियरली पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? ऐसे ही आपकी कविताओं में बहुत बार पर्सोनिफिकेशन दिया जाता है, राइट? जैसे बोलते हैं द स्काई इज इन हैप्पी कलर्स। अब आसमान कैसे खुश होगा? खुश होना तो इंसानी क्वालिटी है, लेकिन हमने वहां ये दर्शाया है कि ये एक पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर हुआ पर्सोनिफिकेशन? यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट। नेक्स्ट इज आसान सा है। नेक्स्ट तो मतलब जो वर्ड है वही उसका मीनिंग है, रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्लियर रिपीट वर्ड आ रहा है, यानी जब वर्ड्स एक लाइन में जो है रिपीट किए जाते हैं। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी सा इसका एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एनी सिंपल एग्जाम्पल, विल गो। जैसे ले लो दी पोएट वॉज। अपन ले लेते हैं कि जो कवि हैं, दी पोएट वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं। बताओ कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? वेरी वेरी, 2 बार। क्यों? क्योंकि हम शायद इस वर्ड पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालना चाह रहे हो। तो रिपीटेशन ज्यादातर कब यूज होता है? जब हम किसी बात पे ज्यादा प्रभाव डालना चाहते हो। तो द पोएट वॉज वेरी वेरी हैप्पी, तो ये क्या हो गया? इसमें रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन एक पूरी लाइन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स आसपास हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है। रिपीटेशन तो ईजी था। नेक्स्ट हम आते हैं सिमिली पे। अब सिमिली क्या होता है? देखो, सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली में हम यूजुअली जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तब हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिमिली में हम तुलना इन शब्दों से करते हैं, जब हम एज का यूज करते हैं, है ना, या फिर जब हम लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम एज का यूज करते हैं या लाइक का। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज एज सॉफ्ट एज डव। ठीक है, डव क्या होती है? एक बर्ड होती है, एक बहुत ही सुंदर सी वाइट कलर की, है ना, सॉफ्ट सी, बहुत ही सॉफ्ट सी जो है वो बर्ड होती है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे एक बेबी होता है ना, चलो बेबी के लिए लिख देते हैं। छोटा सा बेबी कितना सॉफ्ट सी होती है ना बेबी की स्किन। तो मैंने क्या लिखा? बेबी इज एज सॉफ्ट एज डव, यानी वो जो बच्चा है उसकी मैंने तुलना किससे की? यहाँ डव से तुलना की, क्योंकि तुम्हें पता है डव क्या होता है? बहुत ही सफेद सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सी उसकी स्किन होती है उस प्यारी सी बर्ड की। तो बेबी इज एज सॉफ्ट एज डव, यानी बेबी किसकी तरह सॉफ्ट है? डव की तरह, एज सॉफ्ट एज। तो यहाँ पे मैंने एज वर्ड का इस्तेमाल किया है ना, एज सॉफ्ट एज। तो ये क्या हो जाएगा? एक सिमिली हो जाएगा। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम इन दो वर्ड्स में से किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सिमिली में एज या लाइक से कंपेयर किया जाता है। क्लियर है? एंड लास्ट हम आते हैं एलिटरेशन पे। अब व्हेन इज एलिटरेशन यूज? एलिटरेशन में क्या होता है? इसमें जो है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी आसपास वाले शब्द। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? आसपास, जो लगे हुए शब्द हैं आपस में। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के इनिशियल लेटर सेम होते हैं,
इनिशियल लेटर का मतलब क्या होता है? पहला अक्षर। इनिशियल का मतलब क्या होता है? पहला, या फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हो, इनिशियल या फिर फर्स्ट लेटर, एक ही बात है, ठीक है, जो आपको वर्ड सही लगे। कंसेक्यूटिव वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज सेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वी विल गो टू द पिंक पार्क, we will go to the pink park tomorrow। क्या लिखा है मैंने? we will go to the pink park tomorrow। तो यहाँ पे देखो consecutive words यानी आसपास वाले शब्द, तो शुरुआत से देखो we will, एक एक वर्ड को देखो। अब we will दोनों आसपास वाले वर्ड हैं, है कि नहीं बताओ मुझे? we will आसपास वाले वर्ड हैं। अब यहाँ पे w और w, इन दोनों आसपास वाले वर्ड्स का पहला लेटर सेम है कि नहीं? दोनों का पहला लेटर क्या है? W है। आगे बढ़ो, गो टू पिंक पार्क, पिंक पार्क में पहले लेटर क्या सेम है या नहीं है? बिल्कुल है मैम, P है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में क्या यूज किया गया है? एलिटरेशन, यानी आसपास वाले शब्दों के फर्स्ट लेटर जो है सेम है। क्लियर हो गए सारे जो है, रिकॉल हो गए आपको पोएटिक डिवाइस। तो अब फाइनली हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में ये जो लाइन है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखो, क्या यहाँ पे कोई पर्सोनिफिकेशन है? क्या कोई ह्यूमन क्वालिटी दी गई है? तो बोलो नहीं मैम। क्या किसी वर्ड को रिपीट किया गया है? तो देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ एक भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, तो रेपिटेशन नहीं होगा। अब सिमिली, क्या यहाँ इस लाइन में कोई तुलना की गई है एज या लाइक कह के? तो इधर तो सिंपली कहा है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आंख से होगा, तो यहाँ कोई भी तुलना नहीं है। तो अब देखो एलिटरेशन, क्या यहाँ के कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स का पहला लेटर सेम है? तो शुरुआत करो, सम से, दिख गया पहला लेटर क्या है? सम का, और से का S। द वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विल कौन सा लेटर सेम है? W सेम है। एंड इन फायर, तो यहाँ पे इनिशियल लेटर सेम है कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स के, तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन। तो क्लियरली सबको आंसर समझ आया। एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ हल्का सा साइड होती हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आपको ये पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे, देखो करेक्ट आंसर इज डी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। What awareness does the poet want to create through the poem Fire and Ice? A. Truth shall prevail one day. B. Justice shall be served one day. C. This poem is an eye opener. Or is it D. Human misdeeds shall end the world one day? यानी इस पर्टिकुलर कविता से कवि जो है क्या अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? क्या जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों के बीच इस पर्टिकुलर कविता से? तो पहली जागरूकता है कि ट्रुथ शैल प्रिवेल वन डे, यानी जीवन में एक दिन सच्चाई रहेगी, ये है मैसेज। बी, जस्टिस शैल बी सर्व्ड वन डे, यानी लोगों के साथ एक दिन कभी ना कभी न्याय होगा। सी, पोएम इज एन आई ओपनर, इस पोएम से तो हमारी आंखें ही खुल गई। या डी, ह्यूमन मिसडीड्स शैल एंड द वर्ल्ड वन डे, यानी इंसानों की जो मिसडीड्स यानी जो बुरे कर्म है, जो बुरी आदतें हैं, उनसे जो है दुनिया का एक दिन अंत आ जाएगा। सो वी ऑल नो इस पूरी पोएम किस पे बेस्ड है कि दुनिया का अंत आएगा, और वो अंत कैसे आएगा? फायर और आइस क्या दर्शाते हैं? ह्यूमन की बुरी क्वालिटीज, जो कि क्या है? डिजायर यानी तीव्र इच्छाएं जो होती हैं, और दूसरा हेटरेड यानी इंसान के अंदर जो नफरत। तो ये किसके अंदर आती है? ह्यूमन मिसडीड। मिसडीड मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंसान के जो है बुरे कर्म होते हैं या बुरी क्वालिटीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ह्यूमन मिसडीड्स शैल एंड द वर्ल्ड वन डे। ओके, होपफुली सबको मैसेज समझ आया है एग्जैक्ट क्या है इस पोएम का। चलिए आते हैं क्वेश्चन 8 पे। Which two different disbeliefs does Robert Frost talks about in the poem? कविता में ऐसे कौन से डिसबिलीव हैं, यानी ऐसी चीजें जो मान्यताएं हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं हो सकता है, तो जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में बात करते हैं। ए, हेटर्स विल टर्न इनटू लवर्स, यानी जो लोग नफरत करते हैं वो प्रेमियों में बदल जाएंगे, एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। बी, पीपल विल डू जस्टिस, लोग न्याय करने लगेंगे। सी, इक्वालिटी विल विन इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो है इक्वालिटी यानी बराबर जो है लोग एक दूसरे को मानने लगेंगे। या डी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ कहते हैं आइस से होगा। तो इजी पीजी आंसर इसका, पूरी बात हम दुनिया के अंत की कर रहे हैं यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज डी, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आंख से होगा और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन, फटाफट से बताइए इसका आंसर।
हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन आइस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जिसको आइस दर्शाया गया है, तो दुनिया का कैसे होगा आइस से डिस्ट्रक्शन? ए, it will freeze life into death and destruction. B, it will cover the entire globe with water. C, everyone will turn into fireballs. या D, all of the above. यानी बर्फ से दुनिया का अंत कैसे आएगा कि बर्फ से जो है बेसिकली फ्रीज लाइफ इनटू डेथ, यानी दुनिया का पूरी जो है लोगों की मृत्यु हो जाएगी उस चीज से। और डिस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। या फिर बी, इट विल कवर द इंटायर ग्लोब विद वाटर, यानी पूरी जो दुनिया है, पूरा जो ग्लोब है हमारा पानी से कवर हो जाएगा। सी, सब कुछ फायर बॉल्स यानी आग के गोलों में बदल जाएंगे। या डी, तो जाहिर सी बात है आइस की बात हो रही है, तो आइस से कौन सा वर्ड यहाँ रिलेट करता है? फ्रीज लाइफ। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जम जाना, जैसे फ्रीजर कहते हैं ना हम, तो जम जाना। तो सब कैसे जम जाएंगे? लोग नष्ट हो जाएंगे जम के, है ना, पूरा जो है आइस में वो कवर हो जाएंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन वही है, बस आइस की जगह बोला गया है फायर से कैसे अंत होगा। So, how will the world end in fire according to Robert Frost? A, it will burn down everything. B, it will reduce the world to an ice ball. C, it will kill everyone. या D, none of the above. तो A है कि सब कुछ जल के राख हो जाएगा, या फिर दुनिया जो है एकदम एक आइस की बॉल की तरह बन जाएगी। C, वो सब कुछ सबको मार देगा। या D, none of the above. तो यहाँ पे हो सकता है दो ऑप्शंस में आपको थोड़ा ट्रिकी लगे। आइस बॉल तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, है ना, नन ऑफ द अबव तो है नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो हमें लग रहे हैं। आप बोलोगे मैम किल एवरीवन और बर्न डाउन में हम क्या करें? तो एवरी टाइम देयर इज अ थिंग कि हमेशा एमसीक्यूज में देयर इज अ मोस्ट करेक्ट आंसर, यानी आपको लग रहा है अगर कि दो आंसर सेम है तो उन दोनों में से कोई एक मोर करेक्ट, यानी दूसरे से ज्यादा बोलते हैं ना परफेक्ट बैठ रहा है वो आंसर इस बात के अकॉर्डिंग। तो देखो किल एवरीवन इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब जल जाएगा तो सब मर ही जाएंगे, लेकिन फायर से एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जब भी मैं आग की बात करूं तो आग से क्या ध्यान आता है? मैम जलना ध्यान आता है। तो एग्जैक्टली जब आपको आग से जलना ध्यान आता है तो एग्जैक्ट आंसर इसका बर्न डाउन से ही रिलेट करेगा, क्योंकि बर्न डाउन होगा अल्टीमेटली कॉमन सेंस है कि सब जल जाएंगे या मर जाएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे परफेक्ट क्या होगा? ए, इट विल बर्न डाउन एवरीथिंग, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फायर। तो इस केस में सी को नहीं, हम ए को मार्क करेंगे। क्लियर है? All right, so moving on to question number 11. Who has penned down the poem Fire and Ice? A, Sylvia Plath. B, Langston Hughes. C, Emily Dickinson. या फिर D, Robert Frost. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। हमेशा आपसे पूछा जाता है who is the poet of the poem और who has written the poem। यहाँ पे एक नया तरीका है, यहाँ पूछा है who has penned down। पेंड डाउन किससे वर्ड आता है? पेन से आता है, यानी पेन से लिखना होता है ना, तो वैसे हुए पेन डाउन यानी ये कविता जो है किसने लिखी है? फायर एंड आइस। सो पोएट का नाम तो बिल्कुल जबानी रटा है, हमारे फेवरेट पोएट डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक फिलअप। फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज डैश। A, it is a meditation about how the world will end. B, it uses contradicting ideas. C, it incorporates scientific terms. या D, none of the above. Fire and Ice को एक बहुत ही highly symbolic poem कहते हैं। Symbolic क्यों? Because यहाँ पे दो चीजें Fire and Ice को as symbols लिया है, क्या दर्शाने के लिए? Desire और hate। तो ये कहा है symbolic poem है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? क्लियर सी बात है, पूरी पोएम में हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। सो इट इज अ मेडिटेशन। उम्मीद करती हूँ मेडिटेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेडिटेशन का एक्शन मतलब यहाँ पे क्या है? थिंकिंग। ये एक विचार विमर्श वाली कविता है जिसमें लोग बस विचार कर रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। क्लियर है? चलिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन 13 पे। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी नोटबुक्स में आंसर लिखते जा रहे हैं, जो सही है गलत है उसको मार्क करते जा रहे हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी हमारे कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, व्हाट विल पुट एन एंड टू द वर्ल्ड वन डे? इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसका दुनिया का अंत आ जाएगा? ए, द फायर ऑफ लस्ट्स एंड एंडलेस डिजायर्स। बी, द आइस ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स। सी, द इक्वालिटी अमंगस्ट रेसेस। या डी, बोथ ए एंड बी। यानी किसकी आग? इच्छाओं की, यानी अनंत इच्छाएं। एंडलेस का मतलब क्या होता है? अनंत इच्छाएं। लस्ट यानी विषय विकार, इन सबसे जो है एंडलेस इच्छाओं से, तृष्णाओं से जो है दुनिया का अंत आएगा।
या फिर बी आइस ऑफ हेटेड अमंग ह्यूमंस बीइंग, यानी नफरत जैसे बर्फ जैसे निर्दयी हो जाते हैं हम तो उस नफरत से अंत आएगा, या सी इक्वालिटी यानी आपस में लोगों में इक्वालिटी होगी तो अंत आएगा। तो हमें क्लियरली पता है ये बात तो उन्होंने कही थी कि डिजायर से अंत आएगा, आइस वाली बात भी कही थी, इक्वालिटी वाली बात, इक्वालिटी से कैसे अंत आएगा भाई। तो करेक्ट ऑप्शन, अब दो आंसर हैं तो क्लियरली दिख रहा है डी में दिया है ए और बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। द थीम ऑफ द पोएम इज द एज ओल्ड क्वेश्चन डैश। थीम ऑफ द पोएम यानी ये पर्टिकुलर कविता जो है, होता है ना हर चीज का एक थीम होता है कि कोई पोएम सटायरिकल है, कोई पोएम सार्कास्टिक है, फनी है, या इस मैटर पे बेस्ड है। तो इस पोएम का मैटर क्या है? ए वेदर द वर्ल्ड विल लिव इन पीस, कि क्या दुनिया शांति से रह पाएगी, ये है इस पोएम का थीम। या बी वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर ऑन आइस, या फिर दुनिया का अंत कैसे होगा, कभी होगा तो आग से या बर्फ से। सी वेदर देयर विल बी इक्वालिटी, कि दुनिया में इक्वालिटी यानी समानता रहेगी या नहीं। या डी ऑल ऑफ द अबव। सो अगेन इजी सा क्वेश्चन है, किसके ऊपर बात कर रही है ये कविता कि कैसे दुनिया का अंत आएगा। सो ऑप्शन बी हेयर बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन द पोएम फायर एंड आइस व्हाट डज द एलिमेंट ऑफ फायर स्टैंड फॉर। यानी हमें पता है एक सिंबॉलिक पोएम है, ओवर हेयर फायर डजंट एक्चुअली मीन फायर, वो किसको दर्शाता है? ए वायलेंट डिजायर्स यानी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं इंसान की, बी हेट्रेड नफरत को, सी लव, या डी कंपैशन। सो फायर हमें पता है आग की तरह इंसान को अंदर से क्या जलाती है, जैसे आग से सब कुछ राख हो जाता है वैसे ही इंसान की वायलेंट यानी अनंत जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो जलाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज वायलेंट डिजायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इन द पोएम अब पूछा जा रहा है कि आइस किसके लिए स्टैंड करता है। इन द पोएम व्हाट डज द एलिमेंट आइस स्टैंड फॉर? ए लव, बी कंपैशन, सी वायलेंट डिजायर्स और डी हेट्रेड। तो हमें पता है इस पर्टिकुलर कविता के दो ही जो है मेन यहाँ पे इमोशंस बताए, इमोशंस या फिर ह्यूमन क्वालिटीज या फिर मिसडीड्स बताई हैं। एक थी वायलेंट डिजायर्स और आइस, यानी आइस जैसे कैसा होता है, आइस कोल्ड होती है। इफ यू हैव एवर टेकन आइस, आप कभी हाथ में बहुत देर रख नहीं सकते, और रखते हो ना तो वो एरिया सुन्न सा हो जाता है बहुत ही, यानी आप कुछ फील नहीं कर पाते हो। तो फील नहीं कर पाते हैं, ऐसे कौन सा इमोशन है? हेट्रेड का। हेट्रेड यानी नफरत में क्या होती है? नफरत होती है तो हम सामने वाले की फीलिंग्स को, उसकी सिचुएशन को, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाते हैं और बिल्कुल अंधे होके ना उससे नफरत करने लगते हैं और उनके बारे में जो है बुरा बुरा सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। राइट? सो इन द पोएम आइस क्या दर्शाती है? आइस दर्शाती है हेट्रेड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 17। The poet Robert Frost deals with a very sublime subject, that is A. love and hatred, B. freedom, C. end of the world, or is it D. all of the above। यानी इस पर्टिकुलर कविता में जो हमारे कवि हैं he deals with a very sublime subject। sublime subject का बेसिकली मतलब है बहुत ही एक क्रूशल सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। सब्जेक्ट का यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से मतलब नहीं है, यानी विषय, ऐसा टॉपिक। तो कैसा टॉपिक है उनका? लव और हेट्रेड पे है। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत लाना, हाँ हेट्रेड जरूर था उसमें, लेकिन हेट्रेड के साथ डिजायर था, लव नहीं था। तो आपका ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है। फ्रीडम आजादी के ऊपर भी नहीं था। एंड ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया का अंत कैसे आएगा, क्या इसके ऊपर था? बिल्कुल करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन सी। ओके, एंड ऑफ द वर्ल्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। देखो एक छोटी सी बात बताऊं, शॉर्ट सी पोएम है तो तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैम दुनिया से अलग ही क्वेश्चन आएंगे। अब दो ही स्टैंजा की कविता है, बात वही है, बस यहाँ वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज क्यों रखे हैं मैंने, ताकि एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, है ना, चाहे यहाँ से पूछे यहाँ से पूछे, पता ना कान इधर से खींचो इधर से खींचो, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, यू आर माई स्टूडेंट्स, यू शुड बी एबल टू आंसर। तो दैट्स द रीजन मैंने अलग अलग तरीके से उन्हीं बातों को पूछा है, सो दैट आप बिल्कुल ही ना एकदम फ्लुएंट हो जाओ, एंड नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो आपको वेट ही नहीं करना पड़े, आप एकदम से आंसर बता सकते हो। ठीक है? सो क्वेश्चन 18 क्या है? Who do Robert Frost sides with? अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे हुआ, Who do Robert Frost sides with। यहाँ पे sides with का मतलब आपको पता है ना, जब दो ग्रुप बन जाते हैं तो आपसे कहते हैं भाई तुम किसकी साइड हो, है ना, तुम मेरी साइड हो या तुम दूसरे की साइड हो। तो फायर और आइस होते हैं,
ठीक है। तो इनमें से दोनों पूछते हैं कि अरे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई तुम किसकी साइड हो, तो यहाँ साइड लेने का मतलब है कि किस पक्ष में थे वो, है ना, किसके पक्ष में थे, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद। तो 4 ऑप्शन है। ए, those who believe this world will end in fire. B, those who believe this world will end in ice. C, those who believe this world will end in both. या D, none of the above, यानी फायर वालों के साथ थे, आइस वालों के साथ थे, या बोथ, कि दोनों जो मानते हैं उनके साथ थे। तो काफी आसान सा आंसर है इसका, ऑप्शन ए, फायर के साथ थे। देखो सबसे पहला पक्ष जो है वो हमेशा फायर का ही लिया था उन्होंने, क्योंकि वो डिजायर की बात कर रहे थे। देन नेक्स्ट आके वो कहते हैं हाँ आइस की भी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेजरली उन्होंने क्या कहा था, मेजर साइड उन्होंने फायर का ही लिया था कि जो इच्छाएं हैं उनसे भस्म होगा। फिर वो कहते हैं, उनका कहना था कि जब वर्ल्ड दूसरी बार एंड होगा तब जो है आइस में भी इतनी ताकत है, पर साइड प्रॉपर उन्होंने किसका लिया था, फायर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सेज व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोएम फायर एंड आइस। इस कविता फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कन्फेस करते हैं, यानी क्या बताते हैं कि ए, ही हैज रिटन द पोएम क्विकली, क्या उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पोएम जो कविता है बहुत ही जल्दबाजी में लिखी है, या बी, ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर्स, कि उन्होंने इच्छाओं का स्वाद खुद लिया है, यानी उससे होके गुजरे हैं, वो भली भांति जानते हैं इच्छाओं के बारे में, या फिर सी, ही हैज डन इनजस्टिस टू द पोएम, यानी उनने पोएम के साथ जो है इंसाफ नहीं किया है, या डी, ही कुड हैव रिटन बेटर, या वो ये कन्फेस करते हैं कि शायद इस कविता को मैं और अच्छे से लिख सकता। तो इजी पीजी सा आंसर है। उन्होंने क्या कहा था कि ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो है इंट्रोस्पेक्शन किया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने अंदर झांक के देखा, खुद की जो है क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद इन डिजायर्स, इन तृष्णाओं, इन एंडलेस इच्छाओं को टेस्ट किया है, मतलब इनसे मैं गुजरा हूँ, है ना, मैंने खुद महसूस की है अपने अंदर पूरी अपनी जिंदगी में कि कैसे ये इच्छाएं हमें जो है धीरे ही धीरे जो है एकदम फैलती जाती हैं ये, और आग की तरह, धीरे धीरे तो नहीं खैर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है आग की तरह फैलती हैं और इंसान को बर्न कर देती हैं। सो उन्होंने क्या कन्फेस किया, दैट ही हिमसेल्फ हैज टेस्टेड डिजायर्स। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेट बॉर्न ऑफ कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन डैश, यानी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार हेट बॉर्न, बॉर्न का मतलब क्या होता है, पैदा होना, यानी नफरत जो पैदा होती है ऑफ कोल्ड रीजनिंग। कोल्ड रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो है ना निर्दयी टाइप का आपको बना देती है, बिल्कुल ही आप ठंडे हो जाते हो, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं। तो मेक्स अ मैन डैश, ये जो हेट है, ये जो किसी से घृणा है, ये इंसान को क्या बना देती है। ए, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्या ये इंसान को और मजबूत बना देती है। बी, अ बिटर ह्यूमन बीइंग, बिटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कड़वा। देखो 2 वर्ड दिए गए हैं, इसमें जो है ना गलती मत कराना, क्लोज है इनकी स्पेलिंग, बस आई और ई का डिफरेंस है। एक होता है बिटर, एक होता है बिटर। बिटर का मतलब आपने सुना होगा ना, कड़वा, कड़वा या फिर एक खराब इंसान, अंदर से जो है कड़वा हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर, यानी एक अच्छा इंसान। ठीक है, तो और डी है इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ भी महसूस न कर पाना, बिल्कुल ही निर्दयी हो जाना, कि सामने वाला क्या फील करता है, कौन सी सिचुएशन में है, वो छोड़ देना। तो हेट क्या बना देती है एक इंसान को, इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स, मेनली कोल्ड। मैं तभी बार बार आपको बता रही हूँ, हेट को आइस से कंपेयर करने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आइस ठंडी होती है, तो ठंडे का मतलब है कुछ भी फील ना कर पाना, है ना। जब भी आप मुंह, आपको ध्यान होगा जब आप कुछ भी ठंडा पीते हो ना, आपको उसका टेस्ट बहुत कम आता है, ठंडा ठंडा ज्यादा लगता है। एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग समथिंग हॉट, आप ऑब्जर्व करना, कभी चाय कॉफी पियो, उसका स्वाद बहुत ज्यादा आता है, राइट। तो ठंडे में क्या होता है, चीज़ों का स्वाद चला जाता है, बस आपको वो कोल्ड सेंसेशन आती है, क्योंकि फीलिंग्स उसमें बंद हो जाती हैं। क्लियर है। सो हेट बॉर्न ऑफ कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स। इनसेंसिटिव यानी वो सामने वाले को नहीं समझ पाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट links the two powerful natural elements fire and ice to, बस सिंपली पूछा है कि कवि ने फायर एंड आइस को किससे लिंक किया है। ए, लव और हेट्रेड से, यानी क्वेश्चन है फायर और आइस यहाँ पे किसका प्रतीक है, किसको दर्शा रहे हैं, लव और हेट्रेड को दर्शा रहे हैं।
ह्यूमन बींग्स एंड इमोशंस, यानी इंसान और उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं कैसे उनकी क्वालिटी होती है उन्हें दर्शा रहे हैं। सी एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत को दर्शा रहे हैं फायर एंड आइस से, या डी नन ऑफ द अबव। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लव और हेटेड तो पहले ही हटा दो, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन काफी क्लोज हैं। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन बी। अब जिस जिसको लगेगा मैम एंड ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं है, तो मेरी बात सुनो। क्या कवि का एक्चुअल मतलब ये पोएम लिखने का ये था कि मैं तुम्हें बताऊं फायर और आइस से दुनिया अंत होगी? नहीं, बार बार यही बात कही गई है कि ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक यानी क्या कि फायर और आइस तो बस बोलते हैं ना, एक मीडियम है, एक जरिया है बताने का कि एक्चुअल में कवि इंसान के ऐसे इमोशंस के बारे में बताना चाहते हैं जिससे उनका अंत आ सकता है, यानी ऐसी मिसडीड्स, ऐसी क्वालिटीज जो अच्छी नहीं है ना, तो जिनसे उनका अंत आ सकता है। तो ये सिर्फ सिंबल्स हैं। तो फायर एंड आइस क्या दर्शाते हैं यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इमोशंस। फायर एंड आइस एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक्चुअल में नहीं है। कवि ने ये इन्हें यूज क्यों किया है? ताकि वो ऐसे इमोशंस को बता सके। ओके, सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द डैश स्टैंजा the poet shows his agreement with those who believe that fire will cause the end of the world। यानी कविता का ऐसा कौन सा स्टैंजा है जिसमें कवि ये अग्री करते हैं, उनसे सहमत होते हैं, जो लोग ये मानते हैं, यानी दो लोग थे ना, एक मानता है फायर से अंत होगा, एक मानता है आइस से। ओके, सो वो लोग जो मानते हैं कि फायर से अंत होगा, उनके साथ कवि अग्री करते हैं। तो ये कौन से स्टैंजा में आया था पोएम के? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी बोथ ए एंड बी, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो दो ही तो स्टैंजा थे, ठीक है। याद करो, जब कविता की शुरुआत होती है तो कवि कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, बट आई हैव ऑल्सो टेस्टेड डिजायर। तो मैं किन के साथ स्टैंड करता हूँ, किन के साथ अग्री करता हूँ? जो फायर में मानते हैं। तो कविता के पहले ही स्टैंजा में कवि अपना पक्ष क्लियर कर लेते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा होता हूं जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट स्टैंजा। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इसका आंसर। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट अग्री टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? यानी इस पर्टिकुलर कविता में के अंत में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब किससे सहमत होते हैं? अंत का मतलब क्या हुआ? दो ही तो स्टैंजा थे, यानी सेकंड स्टैंजा में वो फाइनली किस बात पे मानते हैं? ए, नथिंग कैन ब्रिंग द एंड, यानी वो कहते हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दुनिया में अंत ला सकती है। या बी, एंड इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि अंत जो है हो ही नहीं सकता यहाँ पे, राइट। सी, ह्यूमंस कैन अवॉइड द एंड, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा हम, लेकिन हम इंसान है ना, हम एंड को अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे पास नहीं आएगा एंड। या डी, बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या फिर वो फाइनली कहते हैं कि दोनों ही केपेबल हैं, यानी आग भी और आइस भी जो दुनिया का अंत ला सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्लियरली पता है, ऑप्शन डी, यानी अंत तक वो इस दोनों बात से अग्री करते हैं कि दुनिया का अगर एक बार अंत हुआ तो फायर से होगा, एंड अगर शायद दूसरी बार अंत हो सके तो आइस से भी हो सकता है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। As per a few people, the world will end in, कुछ लोगों के अनुसार दुनिया कैसे खत्म होगी? A, ice, B, fire, C, both ice and fire, D, none of the above। Without wasting any time, it's option C, both ice and fire। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन B। कुछ लोग क्या मानते हैं कि दुनिया कैसे अंत होगी? बोथ आइस एंड फायर से। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन C है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे अब आपको राइम स्कीम पूछी गई है। क्लियरली दिख रहा है आपको, कविता का स्टैंजा दिया है, यानी कौन सा स्टैंजा है? पहला ही स्टैंजा है। इसमें दिया है आपको कविता की लाइन और पूछा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स। सो लेट्स रीड द लाइन्स। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। What is the rhyme scheme of these lines? So rhyme scheme सबको पता है। स्कीम बेसिकली क्या होती है? आपका कोई भी स्टैंजा की जो लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है आपको उसको लेना होता है। जैसे इसका लास्ट वर्ड क्या है? फायर, आइस, डिजायर, फायर। अब क्या करना है आपको? इन वर्ड्स की साउंड को समझना है। आखिरी में साउंड क्या आ रहा है, कौन सी मात्रा आ रही है? हिंदी आती है ना भाई अपन को, तो कौन सी मात्रा आ रही है? तो फायर में कौन से शब्द आ रहे हैं? फायर, र आ रहा है, तो किसका साउंड है? र का साउंड है यहाँ पे, ठीक है। आइस,
आइस में किसका साउंड है, स का साउंड है। डिजायर, यर यानी फिर से किसका साउंड आ गया मैम, र का साउंड। एंड फायर, फायर तो अगेन र हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपल से क्या करना है, आपको इनको जो है ना किसी भी लेटर से डिनोट कर देना है। तो ए बी सी डी से हम डिनोट करते हैं, जो जो सेम है उनको सेम लेटर देना है। फॉर एग्जाम्पल आर है, आर को मैंने लेटर ए दिया। अब एस, स तो अलग है ना, स अलग है तो स को मैंने बी लेटर दे दिया। र और र सेम है तो दोनों में हम क्या लेटर दे देंगे, ए। दिस इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम को आप कैसे लिख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन में इनको लिख देना है सीक्वेंस वाइज। तो ये क्या है, ए बी ए ए। आप बस बिना किसी कॉमा के आप इनको जो है यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, बस राइम स्कीम लिख देनी है, ए बी ए ए। ये आपकी जो है राइम स्कीम है। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में दिया है राइम स्कीम, पहले ही ऑप्शन में दे दिया है ए बी ए ए। तो दिस विल बी द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पोएम। उम्मीद करती हूँ राइम स्कीम अच्छे से ध्यान है, क्योंकि ये पूछ ही ली जाती है यूजुअली इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस में। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट से बताइए आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो सफिशिएंट है। सफिशिएंट है यानी क्या है, काफी है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, काफी है या फिर पर्याप्त है दुनिया के नष्ट होने के लिए। फायर, आइस, इनह्यूमैनिटी या हेट्रेड। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फायर और आइस तो सिर्फ सिंबल्स हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। इनह्यूमैनिटी और हेट्रेड, ऐसा दोनों में से कौन सी मिसडीड बताई गई थी पोएम में, हेट्रेड। तो करेक्ट आंसर होगा हेट्रेड। क्लियर है, फायर और आइस सिर्फ सिंबल्स थे, ठीक है, एक्चुअल में वो हेट्रेड के बारे में कहना चाह रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इन दी पोएम फायर एंड आइस व्हाट डज दिस मीन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। अच्छा क्वेश्चन है ये। कविता में कवि कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, डिजायर के बारे में वो कहते हैं कि मैंने जो स्वाद लिया है। तो यहाँ पे स्वाद लेने का मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि उन्होंने प्लेट में डाल के उस चीज को खाया और उसका स्वाद लिया है, या इसका मतलब कुछ और है। तो आंसर बताइए करेक्ट। इज इट ए फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यानी मेरे अनुभव के अनुसार, या बी एज पर माई थॉट्स यानी मेरे विचारों के अनुसार, सी फ्रॉम वॉट आई बिलीव यानी जो मैं मानता हूं, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड इज वेरी बेसिक, इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यानी जो उनका अनुभव रहा है। वॉट आई हैव टेस्टेड का मतलब क्या हुआ, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी उन्होंने इस चीज का जो है अनुभव किया है अपनी लाइफ में, कि उन्होंने देखा है कैसे डिजायर, इच्छाओं से जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ही अनईजी सा इंसान फील करता है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड का मतलब क्या है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यानी मेरे अनुभव से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28। टेस्टेड ऑफ डिजायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज। इसका मतलब है ये जो वर्ड है ना, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड ऑफ डिजायर यानी डिजास्टर का स्वाद लिया है, नहीं, एक्चुअल मीनिंग सबको पता है, लेकिन सही आंसर आप बताओगे। कैन ऑल्सो बी रिटन एज यानी इसको और किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी इसमें से कौन सा है जो सेम मीनिंग है इसका। इज इट ए टेस्टेड मेनी थिंग्स कि उसने बहुत सारी चीजों का स्वाद लिया है, बी एक्सपीरियंस्ड पैशन एंड डिजायर्स यानी उन्होंने जो है इच्छाओं का, तृष्णाओं का बहुत ज्यादा अनुभव लिया है, सी एक्सपीरियंस लव एंड हेट्रेड, या डी नन ऑफ द अबव। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस पैशन एंड डिजायर। टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब क्या है, उन्होंने अनुभव किया है इन इच्छाओं का। क्लियर है, ओके आ जाओ क्वेश्चन 29 पे। What has the poet Robert Frost tasted as per the poem? Hatred, compromise, passion, hatred and desire, या D adjustment। तो इसमें से सबसे करेक्ट आंसर आता है C passion, hatred and desire। अब बोलोगे मैम hatred में तो इतना एक्सपीरियंस का नहीं लिखा था, लेकिन तुमको मेन डिजायर और पैशन चाहिए था ना, तो वो वर्ड आ गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें C होता है। क्लियर है, चलिए फटाफट से स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि बहुत बार हमने ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं, छोटी सी तो पोएम थी ये, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज But if it had to perish twice, what does the underlined word mean? यानी अगर दुनिया को फिर से डैश होना पड़ता तो वो दो बार यानी दूसरी बार डैश होना पड़ता। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है पेरिश। तो आपको बताना है कि पेरिश वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड क्लियरली मैंने पोएम पढ़ाते टाइम इस वर्ड का मीनिंग बताया था। क्या पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय अगेन या नष्ट हो जाना, बी इस्टेब्लिश यानी स्थापित होना। इस्टेब्लिश्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, कहीं पे जैसे होता है ना आई इस्टेब्लिश्ड हाउस, तो स्थापित करना कहीं। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, रीमेक यानी फिर से बनाना, या डी ऑल ऑफ द अबव।
तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ पे इट किसके लिए कहा गया है? वर्ल्ड के लिए। तो कवि कहते हैं दूसरे स्टैंजा में कि अगर दुनिया को फिर से पेरिश होना पड़े, पेरिश का मतलब होता है अगर फिर से नष्ट होना पड़े, तो नष्ट के लिए करेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रॉय। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Which are the two primal emotions which the poet has experienced? तो ऐसे कौन से मेन, प्राइमल यानी प्राइमरी, जो मेन इमोशंस है, बेसिक इमोशंस हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सपीरियंस किए हैं एंड जिनके बारे में उन्होंने इस कविता में कहा है? पैशन एंड डिजायर, डिजायर एंड हेट, रीजनिंग एंड थिंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मत कराना भाई, करेक्ट आंसर आपको पता है पैशन एंड डिजायर है। नहीं, डिजायर तो था मैम, लेकिन बेटा पैशन थोड़ी ना, उन्होंने इसके साथ क्या कहा था? हेट कहा था। डिजायर एंड हेट बिल्कुल बोलते हैं ना, परफेक्ट आंसर है। इच्छाओं की बात की थी और उन्होंने घृणा की। रीजनिंग एंड थिंकिंग तो नहीं था इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज डिजायर और हेट। ये दो इमोशंस से जिसके बारे में मेन जो है हमारे कवि ने बात की है। क्वेश्चन 32, डू यू थिंक हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि नफरत से दुनिया का अंत आ सकता है? Yes it can, no it cannot, quite a possibility, not possible। तो करेक्ट चीज क्या है? Yes it can, क्योंकि कविता में पोएट ने क्लियरली बताया है कि अगर इंसान एक दूसरे से नफरत करेगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, तो कैसे हम किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। और एक इंसान दूसरे का बिगाड़ेगा, ऐसे हजारों करोड़ों लोग सेम चीज ही करेंगे, है ना? तो ऐसे दुनिया का अंत आ सकता है। क्वेश्चन 33, एज पर मिस्टर फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? क्या अंत हो जाएगा एक दिन? लव, हेट्रेड, द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो एक दिन किसका अंत आ जाएगा? दुनिया का। सो द ऑप्शन सी, द वर्ल्ड, इज करेक्ट। ओके, आई एम इंक्रीजिंग द स्पीड, गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन इन द पोएम? यानी कविता में डिजायर का एक्चुअल में मतलब क्या है? ए, फायर एंड आइस, बी, लव एंड हेट्रेड, सी, पैशन एंड विशेस, और इज इट डी, नन ऑफ द अबव? तो डिजायर यानी क्या होता है? इच्छाएं या तृष्णाएं जो हमारी होती हैं। तो करेक्ट इज पैशन एंड विशेस। विशेस या पैशन दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई इच्छा होना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल एंड द वर्ल्ड? फायर, आइस, हेट्रेड या बोथ ए एंड बी? तो दोनों ए एंड बी जो है दुनिया का अंत ला सकती है, यानी फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। हियर द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, ये है अंडरलाइन फ्रेज फेवर फायर। आपको बताना है कि इस फ्रेज का अर्थ क्या है? ए, कैच होल्ड ऑफ, बी, स्टैंड विद दोज, सी, सपोर्ट दोज पर्सन्स, या डी, बोथ बी एंड सी। आसान सा क्वेश्चन है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ कवि कहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। होल्ड विथ दोज यानी होल्ड विथ दोज, यहाँ पे फेवर फायर नहीं, आपको होल्ड विथ का बताना है, ठीक है? इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। ओके, होल्ड विथ का मीनिंग बताया। होल्ड विथ यानी मैंने उनको पकड़ के रखा है, नहीं। होल्ड विथ फ्रेज का मतलब है कि मैं उनका पक्ष लेता हूं, उनके साथ खड़ा हूं, यानी मैं उनका पक्ष लेता हूं जो फायर के फेवर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी, यानी स्टैंड विद दोज और सपोर्ट दोज पर्सन का मीनिंग सेम होता है, इजंट इट? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिस वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस डैश। कंप्लीट करनी है पूरी लाइन। ए, वंस थ्रू फायर एंड देन थ्रू द आइस, B, once because of liars and then through cheaters। लायर कौन होते हैं? झूठ बोलने वाले, है ना? लायर्स का मतलब समझ आता है ना, जो झूठ कहते हैं। चीटर जो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं किसी को, है ना? नेक्स्ट, once because of haters and then through communists, यानी जो नफरत करते हैं एक दूसरे से, then communists होते हैं, यानी एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फायर एंड आइस की कहानी है, तो ए होगा, वंस थ्रू फायर एंड देन थ्रू आइस। चलिए, क्वेश्चन 38, अब ये देखती हूँ इसका आंसर किस किस को याद है भाई? द पोएम फायर एंड आइस इज अ डैश पोएम। ये जो कविता है ये कैसे टाइप की पोएम है? ए, सरकास्टिक, बी, सिंबॉलिक, सी, सटायर, या डी, नन ऑफ द अबव। यानी सरकास्टिक पोएम है, सिंबॉलिक है, सटायर है, नन ऑफ द अबव है। तो उसके लिए आपको पहले इन वर्ड्स का मतलब जानना होगा। सरकास्टिक और सटायर, देखो सरकास्टिक क्या होता है, यानी आप कोई भी चीज जो है किसी फनी वे में कह रहे हो, है ना, सरकाजम के तौर पे कह रहे हो, यानी आप जो है सरकाजम, आप वर्ड बहुत बार यूज करते होगे, राइट? ऐसा इंसान जो सरकास्टिक है यानी इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लाइक आप फनी तरीके से कोई बात कह रहे हो। एंड सटायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सेम। सटायर भी एक ऐसी फॉर्म होती है, सटायरिकल फॉर्म होता है जो फनी तरीके से
सीरियस बातों को दर्शाती है ना, फनी तरीके से सीरियस प्रॉब्लम्स को बताती है। दैट इज बेसिकली अ सटायर। सिंबॉलिक क्या होती है कि कोई भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करके जो है, यानी कोई भी किसी जो है सच्ची बात हमको बतानी है ना। सिंबॉलिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो एज सिंबल्स एक्ट करते हैं, यानी हम एक्चुअल में उनकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके थ्रू हम कोई दूसरी बात बताना चाह रहे हैं। दैट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक यानी दो सिंबल्स हैं और वो किसी चीज को दर्शाते हैं। नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है, इस पोएम में कहीं भी कोई फनी बात थी क्या, मुझे बताओ। बोलो मैम कहीं से ऐसा कुछ फनी टाइप पूरी पोएम नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। एक आध लाइन में एक sarcasm आया था, लेकिन पूरी पोएम वाज नॉट द बेस। मैंने हर बार बताया है कि फायर एंड आइस क्या है, बार बार सुनते हो मेरे वर्ड्स। मैंने कहा है ये एक सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब समझते हो ना, जैसे अच्छा एमबी है, मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स का आपको दिखता है ऐसे ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ है। सिंबल से क्या समझते हो, अरे ये तो एमबी का सिंबल है कि नहीं। अलग अलग जगह के अलग अलग सिंबल होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फायर एंड आइस हमारे लिए एक सिंबल है। किससे सिंबल है, एक्चुअल में हम आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं। हम आग से क्या दर्शाना चाह रहे हैं, डिजायर को। मतलब एक्चुअल में कवि इसी की बात करना चाह रहे थे, इसको तो सिर्फ एज यूज किया है एज अ सिंबल, और इससे जो है हेट्रेड की बात करना चाह रहे थे। क्लियर है। सो दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। ओके, चलिए क्वेश्चन 39। In the poem Fire and Ice, a symbol of lust and endless desire is dash. इस कविता में a symbol of यानी लस्ट और एंडलेस डिजायर यानी अनंत इच्छाएं तृष्णाओं का सिंबल प्रतीक कौन है इस कविता में, आइस, फायर, वर्ल्ड या ऑल ऑफ द अबव। दो इच्छाएं कैसी होती हैं, अंदर से जला देती हैं, तो क्या है ये, बी फायर है ना, फायर की तरफ बर्न कर देती हैं, एंडलेस डिजायर। And here we come to the last question, that is the symbol of hatred in the poem Fire and Ice is dash. Hatred नफरत का सिंबल कौन है, प्रतीक कौन है, आइस, फायर, वर्ल्ड या सब। तो करेक्ट है इसका आंसर ऑप्शन ए, आइस। उम्मीद करती हूँ सबने आंसर्स दिए होंगे। मतलब मैंने ना ऑलमोस्ट हर तरह का एमसीक्यू डाल दिया इसमें जो पूछा जा सकता है, तो अब तो आई थिंक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस गलत जाते हैं, आप करेक्ट अपना स्कोर बताइए, 40 में से आपके कितने आए हैं। जो गलत जाते हैं आपको वहां पे बस क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि दैट पार्ट ऑफ द थिंग यू नीड टू रिवाइज, एंड आप आराम से जो है देन अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर एमसीक्यूज। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।